अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। हुकूमत ने पहले खुद ही अहम कानून साज़ी को मुतनाज़े बनाया, वो मौजू जो दब गया था फिर से जिंदा कर दिया। सिर्फ अपोजिशन को शर्मिंदा करने के लिए वफाकी वजीर फैसल वाउडा टीवी प्रोग्राम में आए, फौजी बूट साथ लाए। फिर जब हुकूमत पर तनकीद हुई, इल्ज़ाम लगाकर हुकूमत ने अहम कानून साजी और इदारे को मुतनाज़े बना दिया है, ये तनकीद हुई। ये तासुर पैदा कर दिया है, ये तनकीद हुई कि अपोजिशन ने दबाव में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट दिया। एक ऐसा मामला जो दब गया था, उस पर ना मीडिया बात कर रहा था, ना ही अपोजिशन उस पर बात कर रही थी। इस मामले को दोबारा जिंदा कर दिया और गुज़िश्ता 3 दिनों से जो कुछ हुकूमत कर रही है वो इस मामले को मजीद मुतनाज़े बना रही है। 2 दिन पहले जो कुछ फैसल वाउडा ने किया, जब उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, आज आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और अचानक आज ही वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने ट्वीट करके बताया कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा पर टॉक शोज़ में जाने पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है और उनके रवैये पर वजाहत तलब कर ली है। मगर इससे पहले अचानक गुज़िश्ता रात को पेमरा ने प्रोग्राम के मेज़बान काशिफ अब्बासी पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी थी। ये नोटिफिकेशन रात को 1 बजे आया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ ही एंकर काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये तस्लीम कर लिया था कि उनसे गलती हुई। उसके बावजूद कल 1 बजे या आज सुबह 1 बजे कह लीजिए, पेमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, काशिफ अब्बासी पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि उन्होंने गलती मान ली थी और फिर ये शोर मचा, सोशल मीडिया पर भरपूर शोर मचा कि हरकत तो वफाकी वजीर ने की थी, फौजी बूट को वो लेकर आए थे प्रोग्राम में, पाबंदी आपने एंकर पर लगा दी है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी और गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ही जिस वक्त अपनी गलती काशिफ अब्बासी तस्लीम कर रहे थे तो बार बार हामिद मीर साहब फैसल वाउडा साहब से कह रहे थे कि आप अपनी गलती मान लें, आप कौम के सामने अपनी गलती मान लें। 15 दफ़ा हामिद मीर साहब ने कहा, मगर फैसल वाउडा ने माफ़ी तो दूर की बात है, अपनी गलती भी नहीं मानी। और ये फिर तनकीद होने लगी कि क्या फैसल वाउडा ने जो कुछ किया और जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं, क्या उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का आशीर्वाद हासिल है? क्योंकि फैसल वाउडा पार्टी का भरपूर दिफा और अपोजिशन पर भरपूर तनकीद के तौर पर के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो पार्टी लाइन को और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से दी गई लाइन को मिनोअन फॉलो करते हैं, उसकी बाकायदा तौर पर पैरवी करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो इस बात पर गलती तस्लीम नहीं कर रहे? और वो उन्होंने फिर बताया भी कि वज़ीर आज़म ने उन्हें माफ़ी मांगने के हवाले से नहीं कहा, जो वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने वो भी एग्जैक्टली बता दिया। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। काशिफ अब्बासी साहब ने बगैर किसी के कहे माफ़ी मांग ली थी। तनकीद ज़ाहिर हो रही थी, खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से हो रही थी कि एंकर का कंडक्ट कैसा था, मगर साथ ही तनकीद बहुत ज़्यादा फैसल वाउडा पर भी हो रही थी और उन्होंने कहने के बावजूद माफ़ी नहीं मांगी। और उसके बाद पेमरा ने काशिफ अब्बासी पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता रात जारी होने वाले पेमरा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान फैसल वाउडा ने गैर इखलाकी अमल किया। फैसल वाउडा की जानिब से उठाए गए एतराज़ात इंतहाई गैर संजीदा और तौहीन आमेज थे, मगर बल्कि उन्होंने एक रियासती इदारे के वक़ार को मजरू करने की भी कोशिश की। पेमरा ने मज़ीद लिखा कि मेज़बान काशिफ अब्बासी का रवैया गैर पेशा वराना था। उन्होंने लाइव शो के दौरान मेहमान की जानिब से इस गैर इखलाकी हरकत पर मुदाखलत या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय मामलात पर मुस्कुराते रहे। पेमरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बादियुन नज़र में ऐसा महसूस होता है कि एक रियासती इदारे को गैर ज़रूरी तौर पर बहस का हिस्सा बनाकर उसके वक़ार को मजरू करने की कोशिश की गई और ये अमल पेमरा के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इसलिए पेमरा ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड पर 60 दिन की पाबंदी आयद कर दी, जिसका इतलाक 16 जनवरी 2020 यानी आज से होगा। पेमरा के मुताबिक काशिफ अब्बासी ना सिर्फ अपने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड की मेज़बानी नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो किसी भी टीवी चैनल में मेहमान, मुबस्सिर या माहिर की हैसियत से भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंतहाई सख्त कदम, इंतहाई सख्त कार्रवाई और पाबंदी काशिफ अब्बासी साहब पर लगाई गई, रात गए लगाई गई। हालांकि वो गलती मान गए थे और फैसल वाउडा साहब ने गलती नहीं मानी थी, हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पेमरा ने इस पाबंदी के लिए अपने कवायद और ज़वाबित पर भी अमल नहीं किया। पेमरा का एक तरीक़ाकार है जो माजी के केसेस में भी सामने आ चुका है, यानी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर पेमरा अथॉरिटी किसी प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई करती है तो पहले उसे शो कॉज नोटिस के जरिए कम से कम 3 से 4 दिन दिए जाते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाजे करे या जवाब दे। इसके बावजूद अगर पेमरा के चेयरमैन मुतमईन नहीं होते और उन्हें लगता है कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए तो मुतल्लिका सूबे की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में मामला भिजवा देते हैं। वो मेज़बान टीवी चैनल का मौक़िफ़ देखते हैं और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस हवाले से अपनी सिफारिशात वापस चेयरमैन पेमरा को भिजवाती है। फिर पूरी अथॉरिटी इस मामले पर फैसला करती है कि क्या करना चाहिए। पेमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 29 की शिक 6 के मुताबिक अगर कोई लाइसेंस होल्डर इस ऑर्डिनेंस की किसी शिक की खिलाफवर्जी करता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि ऐसा करने से पहले
लाइसेंस होल्डर को शो कॉज के जरिए खातिर ख्वाह वक्त दिया जाएगा। मगर इस केस में कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया, बल्कि आधी रात को प्रोग्राम और एंकर पर पाबंदी आयद कर दी गई। सहाफ़ी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, हर तबके ने इस पाबंदी की मजम्मत की। रात 1 बजे किसके कहने पर पेमरा ने एक्शन लिया, क्योंकि बाद में खुद पेमरा को कवायद और ज़वाबित की पासदारी ना करने का एहसास हुआ और पेमरा को 24 घंटे से भी कम के टाइम में एक यू टर्न लेना पड़ा। काशिफ अब्बासी साहब को आज प्रोग्राम करने की इजाज़त देना पड़ी और उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों देना पड़ी। रात के 1 बजे काशिफ अब्बासी साहब पर कवायद और ज़वाबित की पासदारी किए बगैर पाबंदी 2 महीने की, फिर दिन में फैसल वाउडा साहब पर मीडिया पर जाने की पाबंदी 15 दिन की, और फिर शाम में बगैर कोई नोटिफिकेशन किए अपने नोटिफिकेशन की तस्हीह करते हुए काशिफ अब्बासी साहब को प्रोग्राम करने की इजाज़त। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मीडिया के हवाले से ऐसे फैसले सामने आए हैं कि मीडिया की आज़ादी और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला हुकूमत में आकर इमरान खान में ख़त्म हो गया है। कारकर्दगी हुकूमत की ख़राब है, खुद इत्तेहादी कह रहे हैं, मगर शिकायत मीडिया से है। फौजी बूथ वजीर जो है वो खुद शो में लेकर गए और रात 1 बजे पाबंदी एंकर पर लगा दी गई, फिर अचानक पाबंदी उठा ली गई। मीडिया मुसलसल पाबंदियों की जद में है। गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को पेमरा ने बाकायदा शोज़ की मेज़बानी करने वाले एंकर्स को अपने और दीगर चैनल्स के टॉक शोज़ में तज्जियाकार की हैसियत से शिरकत करने पर अचानक पाबंदी लगा दी। अचानक शोर मचा कि ये क्या हुआ है कि पेमरा की तरफ से ऐसी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही मेहमानों के इंतखाब में भी एहतियात की हिदायत पेमरा ने टॉक शोज़ को की। पेमरा ने अपने इस नोटिफिकेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का सहारा लेने की कोशिश की, मगर 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा को शो कॉज नोटिस जारी किया कि उन्होंने एंकर्स पर पाबंदी के लिए अदालती हुक्म का गलत हवाला दिया, और उसके बाद चेयरमैन पेमरा ने अदालत से माफ़ी मांगी कि वो पेमरा से जारी किसी हिदायत में मौजूद अदालत के नाम का गलत इस्तेमाल उसे बदनाम करने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को इस मौजूद अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। इसके अलावा पेमरा ने एकतरफा तौर पर अपोजिशन के रहनुमाओं की मीडिया प्रोग्राम्स में शिरकत और उनकी तकारीर दिखाने पर गैर एलानी पाबंदी लगाई। मुसलसल कभी अपोजिशन लीडर्स पर, कभी एंकर्स पर पाबंदियों का सिलसिला जारी है। हालांकि इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान मीडिया की तारीफें किया करते थे, अपनी पूरी स्ट्रगल का क्रेडिट मीडिया को दिया करते थे। मीडिया जमहूरियत का एक बहुत बड़ा पिलर है। मीडिया का इस मुल्क की जमहूरियत को यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है। जब भी उनके ऊपर जुल्म हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं आज़ादी राय में मानता हूँ। जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफ़ियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। यही नहीं, इमरान खान साहब की ये भी राय थी कि कोई हुक्मरान मीडिया पर उस वक्त पाबंदी लगाता है जब उसे अपनी करप्शन छुपानी हो। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद करना, और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। मगर जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, मीडिया को मुश्किलात का सामना है, इज़हार राय की पाबंदी का सामना है, मगर फिर भी वज़ीर-ए-आज़म को मीडिया से ही शिकायत है। हालांकि हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो खुद मीडिया पर है। काबीना के इजलास से ज़्यादातर तर्जुमानों के इजलास होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद तर्जुमानों के इजलास की सदारत करते हैं। माजी में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों के इजलास की इतनी सदारत नहीं की जितनी खुद वज़ीर-ए-आज़म करते हैं। मीडिया पर हुकूमत का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है। हुकूमत की सारी तवज्जो मीडिया मैनेज करने पर है, और जब कोई गलती होती है तो मलबा मीडिया पर डाल दिया जाता है। हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता काबीना के इजलास में एक वफाकी वज़ीर ने तजवीज़ दी कि पेमरा को ये इख्तियार दे देना चाहिए कि वो लाइव प्रोग्राम के दौरान एक्शन ले सके, प्रोग्राम के दौरान चैनल को नोटिस करे और फिर चैनल को बंद कर दे। मगर इस तजवीज़ की कुछ वफाकी वज़रा ने मुखालफत की, और अब यह हो रहा है कि अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया जाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला कानून साजी के बाद ख़त्म हो गया। इस पर ना अपोजिशन बात कर रही थी, ना मीडिया इस पर बात कर रहा था। मुफाहमत की बातें होने लगी, मगर फिर वफाकी वज़ीर ने खुद से ये बहस छेड़ी, मामला फिर से उठा दिया और इस तरीके से उठाया कि पूरा मामला ही मुतनाज़ हो गया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत इदारों को मुतनाज़ बना रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और कहा है कि फैसल वाउडा ने इमरान खान के हुक्म और हिदायत पर घटिया हरकत की। फैसल वाउडा जैसे लोगों का पार्लिमान और काबीना में होना पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अब इमरान खान साहब पर बराह रास्त इल्ज़ाम अपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो कुछ फैसल वाउडा ने किया वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर किया। जब कार्रवाई नहीं हुई और काशिफ अब्बासी के खिलाफ हो गई तो ये तासुर और ज़्यादा मजबूत हुआ। सीनियर साथी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हमने गिनती के साथ दिखाया भी, एक दफ़ा नहीं 15 दफ़ा मुतअद्दिद बार आप बार बार कहते रहे और वज़ीर आज़म का भी बता के कहते रहे कि आप अपनी गलती मान लें, माफ़ी मांग लें। और फैसल वाडा साहब ज़ाहिर खुद भी कह रहे थे कि अगर मुझे कोई गलती होगी, कोई ऐसी बात होगी तो मैं किसी के कहने से पहले माफ़ी मांग लूँगा, और उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, माफ़ी भी नहीं मानी। आप समझते हैं ये जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है? काशिफ अब्बासी साहब पर पाबंदी लगी, वापस हो गई और एक दिन की उनको इजाज़त आज ज़रूर मिली, ये क्या मामला है? देखिए, मैं जो बार बार इंसिस्ट कर रहा था, मैं बार बार इसरार कर रहा था फैसल वाडा साहब से कि आप माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, उसकी एक बैकग्राउंड थी, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और वैसे भी देखें ना कि जो हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है, उसमें लिखा हुआ है कि आप तहजीब और इखलाक के ख़िलाफ़, यानी कि आप कोई डिसेंसी के ख़िलाफ़ कोई आप बात करेंगे तो वो आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आती। हमारे आर्टिकल 19 में बहुत सी पाबंदियां हैं और उसमें फिर आर्म फोर्सेस का भी जिक्र है, तो वो जो बूट है उसके ज़रिए उनकी भी तस्दीक हुई। इसलिए मैं उनको बार बार एक मौका दे रहा था कि वो कर लें, बात ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं बार बार ये क्यों कर रहा था? मेरे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि वज़ीर आज़म साहब से कुछ अहम लोगों ने रब्ता किया जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ उसकी थोड़ी देर के बाद, और उनको कहा कि जी ये बहुत गलत हो गया है, तो आप फैसल वाडा साहब से कहें कि वो इस पर माजरत कर लें, कोई माफ़ी कर लें, सॉरी कर लें, ताकि मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनको उस वक्त तो वज़ीर आज़म ने नहीं कहा। अगले दिन यानी कि कल वज़ीर आज़म का फैसल वाडा से रब्ता हुआ और प्रोग्राम से पहले जो है वो मैंने काफ़ी कोशिश की मुझे पता चल जाए कि इनकी आपस में क्या बात हुई है। तो फैसल वाडा साहब ने ये तो कंफर्म किया कि वज़ीर आज़म का उनसे रब्ता हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि क्या बात हुई है। बहरहाल प्रोग्राम में जब हमने प्रोब किया तो उन्होंने ये कह दिया कि जी वज़ीर आज़म ने डिसप्लेयर शो किया है बूट के मामले पर। तो अब मैं ये समझ रहा था कि वज़ीर आज़म को कुछ अहम लोगों ने अपना डिसप्लेयर शो किया है और फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनसे वज़ीर आज़म की अगर बात हुई है तो हो सकता है कि वो माफ़ी मांग लें। और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि काशिफ अब्बासी समेत बहुत से एंकर तकरीबन जिनकी तादाद 6 बनती है वो टारगेट पे हैं और कोई ना कोई जो है वो उनके खिलाफ कोई ना कोई जवाब ढूंढ रहा है। तो ये काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा है कि ये एंकर जो हैं ये एक दूसरे के प्रोग्राम में क्यों जाते हैं, ये वहाँ पे इकट्ठे होके एक नया नैरेटिव बना देते हैं, ये हुकूमत पर मिल के तनकीद करते हैं। तो उनमें काशिफ अब्बासी भी शामिल हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, 3-4 और भी लोग शामिल हैं। तो अब मैं चाह रहा था कि ये अगर वाडा साहब जो है वो सॉरी कर लेंगे तो सबकी जान छूट जाएगी, सीधी सी जो बात है। लेकिन वाडा साहब मान ही नहीं रहे थे। अब मैंने फिर आप अगर प्रोग्राम आपने कल पूरा देखा हो तो मैंने फिर बीच में उनको ये भी कहा कि मेरी इतला ये है कि वज़ीर आज़म से रब्ता किया गया और कहा गया कि आप इस पर माफ़ी तलाफ़ी कर लें, तो उसके बावजूद वो नहीं मान रहे थे। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी मैं उसकी बुनियाद पर उनसे बार बार सवाल कर रहा था। और फिर आप देखें कि आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहबा के ज़रिए ट्वीट करा दिया कि जी फैसल वाडा साहब 2 हफ्ते के लिए किसी टॉक शो में नहीं जाएंगे। तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वज़ीर आज़म पर प्रेशर है कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मामूली सी कार्रवाई की है। और आपके और मेरे लिए तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी परेशान कुन है कि काशिफ अब्बासी पे तो 2 महीने की पाबंदी लगा दी पैमरा ने, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने मिनिस्टर पे सिर्फ 2 हफ्ते की पाबंदी ये लगाई है कि आपने किसी टॉक शो में नहीं जाना। लेकिन इसमें अगर आप तहरीक इंसाफ के कारकुन और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि देखा नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था तो उसको कहा गया तो उसने अपना वज़ीर मुशाहिदुल्लाह भी निकाल दिया, उसने अपना वज़ीर सेनेटर परवेज़ रशीद भी फारग कर दिया, और इमरान खान साहब को कहा गया तो उन्होंने फैसल वाडा को कैबिनेट से नहीं निकाला, उन्होंने फैसल वाडा को ये भी नहीं कहा कि तुम माफ़ी मांगो, सिर्फ 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है। तो बाकी बात आप समझ गए हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताइए कि काशिफ अब्बासी का तो काम है मीडिया, एक सहाफ़ी का रिपोर्टिंग करना, शो अपना करना, ये तो उनका काम है। उन पर 2 महीने की पाबंदी लगती है तो उनको तो उनके काम से रोका जा रहा है। जहाँ तक हुकूमत की का मामला है, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इत्तेहादी भी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, और आजकल तो हुकूमती वज़रा को टॉक शोज़ में लाना मुश्किल हो गया है। वो वैसे ही कतरा रहे हैं प्रोग्राम्स में आने के लिए और हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा करने के लिए, और बाकायदा तौर पर खबर आती है कि वज़ीर आज़म कहते हैं अपने वज़रा को कि जाके हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मस्बत हुकूमत का इमेज बनाओ। तो ऐसी सूरत हाल में जब वैसे ही वज़रा कतरा रहे हों, ये फैसल वाडा साहब को 2 हफ्ते की जो सज़ा दी गई है कि आप टीवी पे नहीं जाएंगे, ये सज़ा दी गई है या रिलीफ दिया गया है? और असल में सज़ा तो काशिफ अब्बासी साहब को दी गई 2 महीने की पाबंदी लगा के, उनका काम है ये करना।
देखिए, काशिफ वासी साहब को जो सज़ा दी गई है उसको तो आप भी समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, मैं भी समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। तमाम पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें उसकी मज़म्मत कर रही हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फैसल वाडा साहब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कह दिया कि ये आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन जो 2 हफ्ते की उन पर टॉक शोज़ में जाने की पाबंदी आयद की गई है, मेरा ख्याल है कि ये फैसल वाडा साहब के लिए रिलीफ है। क्योंकि अब अगर वो जाते इन दिनों में, अगले 2 हफ्ते किसी टॉक शो में जाते, तो ज़ाहिर बात है तमाम टॉक शोज़ में तो उनका सोलो इंटरव्यू नहीं ना होगा। कल हमने भी उनको सोलो इसलिए बुलाया कि अगर उनके साथ नून लीग या पीपल्स पार्टी को बिठाते तो लड़ाई हो जाती इनकी आपस में, तो हमने कहा इनके साथ आज के दिन एक 1-to-1 कर लें। लेकिन सब टॉक शोज़ में तो 1-to-1 इंटरव्यू नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठेगी और 8-10 दिन तक तो वो फैसल वाडा साहब को आड़े हाथों लेंगे, तो उनको तो रिलीफ मिल गया कि अब वो तकरीबन 2 हफ्ते के लिए वो टॉक शोज़ में नहीं जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद जब वो आएंगे टॉक शोज़ में, तो तब तक मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का गुस्सा काफ़ी कम हो चुका होगा। तो मेरे ख्याल से फैसल वाडा को तो रिलीफ मिला है। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और मसला इस वक्त जो हुकूमत के लिए है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क से करप्शन के खात्मे और करप्ट अफराद को जेलों में डालने का नारा लगाकर हुकूमत में आए। इलेक्शन से पहले और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुसलसल ये दावे और वादे करते रहे कि करप्शन में जो भी मुलव्विस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे, मगर अब करप्शन के यही इल्ज़ामात खुद इमरान खान की अपनी हुकूमत पर लग रहे हैं और अपोजिशन ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, बल्कि उनकी अपनी जमात के अराकीन और उनकी अपनी जमात के इत्तेहादियों की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में राजनपुर से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रियाज महमूद खान ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरिट को नज़रअंदाज करके 21 मुलाजमतें 1.5 लाख रुपए में बेची गई, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले की तहकीकात की हिदायत। मेरा इलाका है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 21 नौकरियां दी गई हैं, कोई मेरिट नहीं हुआ। उधर 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने नौकरियां वहाँ बांटी हैं और किसी को भी नहीं मिली वहाँ नौकरियां। जो हमारे पीटीआई वाले थे वो रोते रह गए, वो हमारे आसरे में बैठे रह गए कि मेरिट होगा, वहाँ कोई मेरिट नहीं हुआ और 1.5 लाख रुपए में इन्होंने नौकरियां बेची हैं। डीएस है, जो एएन है, उन्होंने बेची है। ये मेरे पास लिस्ट है, अगर ये कहें मैं इनको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने पैसे दिए हैं, जिसने लिए हैं, जिन्होंने उनका डील करवाया उसका भी नाम दे दूंगा। ये सारा फ्रॉड हुआ है। रेलवे में किसी को कोई मेरिट पे नहीं मिला। पर हबीब साहब इसके ऊपर इंक्वायरी करें प्रॉपर। बिल्कुल आप इंक्वायरी करें जी। रियाज महमूद खान के इल्ज़ामात का जवाब उनकी अपनी जमात के रुकन कौमी असम्बली और रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब ने दिया। उनका कहना था कि मेरिट के खिलाफ किसी को नौकरी नहीं दी गई है, लेकिन अगर कोई मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने ले आए। मैं इस असम्बली के फ्लोर के ऊपर यकीन दिलाता हूँ कि कोई नौकरी जो है वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। कोई नौकरी जो है बेची नहीं गई। अगर इसके अंदर कोई ऑफिसर जिस तरह ये बता रहे हैं मुलव्वस होगा तो वो अपनी सीट के ऊपर नहीं रहेगा, उसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी भी होगी और तमाम तर वो कार्रवाई जो है वो ओपन मीडिया के सामने पब्लिक होगी। हमने मेक श्योर किया है कि ये नौकरियां जो है वो मेरिट के ऊपर फराहम की जाएं। हुकूमत के अपने रुकन असम्बली की जानिब से ये इल्ज़ाम ऐसे वक्त में लगाया गया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में 1,29,000 असामियों पर भर्तियों के लिए 60 दिन में इकदाम करने की हिदायत की है। और इससे पहले ही सरकारी नौकरियां फरोख्त करने के इल्ज़ाम सामने आना शुरू हो गए हैं, वो भी खुद अपने अराकीन की तरफ से, ना कि ओपोजिशन के अराकीन की तरफ से। बल्कि इत्तेहादी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन में इजाफे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाक लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने आज जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है, इमरान खान का नाम लेकर रिश्वत वसूल की जा रही है। लोग कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं और करप्शन जो है उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी आ गई है कि लोग अब 500 वाली रिश्वत के 5,000 भी ऑफ़र करते हैं, तो अगला कहता है नहीं मुझे 50,000 दो। इमरान खान के नाम ले लेके रिश्वत को वसूल किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। क्यों? वो कहते हैं जी तब्दीली आ गई है, इमरान खान आ गए हैं, तो अब जो करप्शन जो है, रिश्वत जो है उसका रेट बड़ा बढ़ गया है। तो ये जो हम तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं वो ये हैं कि अवाम की फलाह की तरफ ये हुकूमत जाए। लोग आज हमें थू थू करना शुरू हो गए हैं। लोग कहते हैं जी आपको अंडे मारेंगे। तो बात यह है कि अगर हमने इलेक्शन के अंदर जाके डंडे ही खाने हैं और अंडे खाने हैं तो फिर इस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा। ये हमें अकेले नहीं पड़ेंगे, ये पीटीआई को भी पड़ेंगे।
काफ लीग के सीनियर रहनुमा की तरफ से एक ऐसे वक्त में ये इल्ज़ाम लगाया गया है जब हुकूमत पहले ही काफ लीग को मनाने की कोशिशें कर चुकी थी। काफ लीग उन्हें एक हफ्ते की डेडलाइन कल दे चुकी है कि एक हफ्ते में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सही करें, गवर्नेंस बेहतर करें, हमसे किए गए वादे पूरे करें। उसके बावजूद आज काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा टॉक शो में आते हैं और इस तरीके से हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उसकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। काफ लीग मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसियों, खासतौर पर पंजाब के हवाले से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तारिक बशीर चीमा ने ARY के प्रोग्राम पावर प्ले में भी तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब बेख्तियार हैं और अफसरान के जरिए पंजाब को चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि पंजाब इस्लामाबाद से नहीं चलाया जा सकता, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब को चला रहे हैं इस्लामाबाद से और ऐसे नहीं चल सकता। ये अपोजिशन नहीं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आम आदमी ये सोच रहा है कि वज़ीर आज़म पंजाब से किस किस्म का इंतकाम ले रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते थे, कौम ने भी उन्हें सपोर्ट किया। इस सारी तनकीद के बाद काफ लीग मिली हुकूमती जो कमेटी थी उसके साथ, हुकूमती टीम के साथ। कुछ चीमा साहब मिले तो हमने फिर गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि ये जो सारे मामलात हैं, आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब चला रहे हैं, एक हफ्ते में ये नहीं होगा, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, वज़ीर आज़म आपकी बात सुन लेंगे, तो उन्होंने क्या कहा? जो उस्मान बुज़दार के ऊपर तनकीद होती है कि उन्हें हटा नहीं रहे, उसमें आपके इंटरव्यू में था कि पंजाब से वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर्स के ज़रिए। ये बात वज़ीर आज़म को आप कैसे समझाएंगे कि ये ना करें? हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फैसला उन्होंने करना है, वो ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो फैसला उन्होंने करना है। अपने टाइम वो यकीनन कोशिश करते होंगे कि अच्छे फैसले हों, बेहतरी वाले फैसले हों। ये चीज़ हमारा बुनियादी हक है कि एक चीज अगर हम गलत होते देख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गोशगुजार करें कि ये काम गलत हो रहा है, इसकी सलाह होनी चाहिए। और कल उन्होंने कहा कि एक हफ्ता इंतजार करेंगे, मगर आज काफ लीग की तरफ से और संगीन इल्जामात हुकूमत पर लगा दिए गए हैं। साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफा भी हुकूमत को मौसूल हो गया है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तमाम इत्तेहादी बेफिक्र हो जाएं, उनके तमाम मुतालबात पूरे होंगे। खालिद मकबूल की जगह कोई और काबीना में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला खुद MQM करेगी। BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त हैं, जिसे दूर करने का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तासुर देना कि हुकूमत ख़त्म हो रही है अपोजिशन की खाम ख्याली है। वज़ीर आज़म अब भी पुरएतमाद है। कामिल अली आगा साहब, तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी पंजाब काफ लीग हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। एक हफ्ते का टाइम दिया था आप लोगों ने कल मुलाकात के बाद, एक अच्छे माहौल में मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद अचानक आपने इतने शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए कि करप्शन और बढ़ गई है, इमरान खान का नाम लेकर करप्शन हो रही है, कारकर्दगी और ख़राब है, ये हमें भी भुगतना पड़ेगी। तो ये सब एक हफ्ते में कैसे ठीक होगा जिसकी आपने डेडलाइन दी है उन्हें? देखें, हमारा मसला जो है वो हमारी मजबूरी भी ये है कि हम जिसके दोस्त होते हैं उसके दोस्त ही होते हैं, और हमारी ये जो शोहरत है हम इसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने 3 माह बाद ही इनको कहना शुरू कर दिया कि आप आवाम को डिलीवरी शुरू करें। आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है। तो हम कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे जो हमारे ज़ाती मफाद में हो। हम तो चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो, यानी अगर कल कला को बल्दियाती इलेक्शन होता है तो ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे इलेक्शन के अंदर, तो किस मुंह से जाएंगे अगर अवाम को डिलीवर नहीं किया होगा। ये हमारा मसला है। हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, जो वादे किए थे उनके ऊपर अमल दरामद हो। मगर अगर साहब एक हफ्ते में तो आप ही के मसाइल हल हो सकते हैं, लोगों के तो नहीं हल हो सकते जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ अपने मसाइल हल हो गए तो मान जाएंगे, क्योंकि आप तो गवर्नेंस के करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हो। बताएं ज़रा, वज़ीर आज़म का नाम कैसे इस्तेमाल हो रहा है करप्शन करने के लिए, और ये एक हफ्ते में कैसे ठीक हो जाएगा? यानी इमरान खान का नाम वो इसलिए इस तरीके से लेते हैं कि जब वो 500 की जगह 5000 और 50,000 मांगते हैं तो उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे मांग रहे हो, तो वो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली इमरान खान लाया, हम तो नहीं लाए।
तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ ये बदनामी बन रही है। इमरान खान साहब जो एक नेक नाम आदमी है, दयानतदार आदमी है, उनके नाम पे दब्बा बन रहा है। और ये ज़ाहिर है इलेक्शन के अंदर जाके हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और किस मुंह से जाएंगे हम अगर मसाइल हल नहीं किए होंगे तो। और ये कौन कर रहा है सारा, वजीर आजम का इस तरह नाम इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें पंजाब में हो रहा है, और पंजाब में कौन कर रहा है, वुज़रा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? देखें पंजाब के अंदर तो बैड गवर्नेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी जहाँ पे गुड गवर्नेंस होनी चाहिए थी वहाँ पे बैड गवर्नेंस है। तो ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मशावरत नहीं है। यानी हमारी जो क़यादत है वो एक ज़ीरक क़यादत है, तजर्बाकार क़यादत है। हमारे पास एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे पास एक्स चीफ मिनिस्टर भी है, एक्स स्पीकर भी है, मौजूदा स्पीकर भी है। यानी कि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ भी अगर ये मशवरा नहीं करते तो इनकी सिंसियरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। कौन नहीं मशवरा करते? उस्मान बुज़दार साहब आपसे मशवरा नहीं करते पंजाब में? शाहजेब जब इनके ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं तो हमारे साथ राब्ता करते हैं, तो हमारी क़यादत डिलीवर करती है कि नहीं? यानी आप देखें कि जब भी इनके लिए लोग ये समझ रहे थे कि 2-4 दिन की अब बात रह गई है, उस वक्त भी हमने इनको डिलीवर किया और मसाइल को हल किया। तो क्यों नहीं हमारे साथ मुशावरत करते, हमारी क़यादत के साथ क्यों नहीं बात करते? ये तो हमने अब 2 पॉइंट दिए हैं इसलिए कि चले आप बाकी मसाइल जो हैं उसके ऊपर तो टाइम लगेगा, उसके ऊपर तवज्जो आपको देनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि मुआशी और इक्तिसादी इशारे दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं, तो आम आदमी को तो फिर ये दुरुस्त होते हुए नजर आएंगे ना जब उनके मसाइल हल होंगे, जब महंगाई का खात्मा होगा, जब बेरोजगारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, जब करप्शन के अंदर कमी वाक़या होगी। आज तो ये बन गया हुआ है कि चोर जो हैं वो साधु बनना शुरू हो गए हैं। यानी बड़े बड़े डाकू, चोर, लुटेरे और मंशियात फरोज जो हैं वो आजकल वलीउल्लाह बन के अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी की वजह यही है कि मुशावरत नहीं है। मगर कामिल अली आगा साहब, मुशावरत कौन करे? तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि असल में पंजाब का मसला ये है कि पंजाब से नहीं चल रहा, पंजाब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसले हो रहे हैं। तो मुशावरत उस्मान बुज़दार साहब करें जो बकौल आप लोगों के पंजाब चला ही नहीं रहे हैं, या मुशावरत आप लोगों से वज़ीर आज़म नहीं कर रहे हैं जो इस्लामाबाद बैठ कर पंजाब चला रहे हैं और नहीं चला पा रहे हैं बकौल आप लोगों के? देखें बुज़दार की मैं समझता हूँ उसका बेचारा शरीफ आदमी का क्या कसूर है। ये तो चॉइस का मामला है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको चॉइस कर दिया वो बेचारा बैठा हुआ है, क्या कर रहा है ये उनको वो समझ आ जानी चाहिए। आज तक जो है लोग जो है पंजाब के अंदर जो सोच रहे हैं और जो समझ रहे हैं, जब पंजाब के लोग ये कहते हैं कि चौधरी परवेज राय को वज़ीर आला बना दो तो ये इनको फिर तकलीफ होती है। फिर ये कहते हैं कि पता नहीं हम ये सारा कुछ करवा रहे हैं। हम नहीं करवा रहे मेरे भाई, हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। हम तो इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मैंडेट पूरा करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो एक वतीरा है कि हम अपने साथियों का साथ देते हैं, दोस्तों को के साथ निभाते हैं, वो हमारा निपटा रहे और हमें कोई दूसरा एक्शन ना ले। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, फिर भी हम इनके साथ चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि हमारी जो एक रवायत बनी हुई है कि हम दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते, बीच चौराहे के उनकी हंडियां नहीं फोड़ते, तो वो कायम रहे। फिर तो हुकूमत एतमाद रखे ना कि आप अपनी उस रिवायत की पासदारी करेंगे। 7 दिन की डेडलाइन आपने दी जरूर है, मगर साथ नहीं छोड़ेंगे, अपनी रिवायत की पासदारी करेंगे। देखें हम नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अब जब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है तो इनको सोचना चाहिए ना कि वो इशारे दुरुस्त होते जो इनको नजर आ रहे हैं हमें भी नजर आने चाहिए। हमारे लोगों को भी डेवलपमेंट फंड्स मिलने चाहिए। हमारे वजीर जो हैं जिनके 3-3 दफा सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं और बेख्तियार कर दिया उनको बाख्तियार करना चाहिए इनको हफ्ते के अंदर। ये तो हफ्ते के अंदर कर सकते हैं ना, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगर इनकी नीयत ठीक हुई, जो कि इमरान खान की हमेशा में नीयत ठीक लगती है, तो ये मामला दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे?
मतलब मुझे ये बताइए, MQM शदीद तनकीद करती है वफाकी हुकूमत पर कि इन्हें कराची की परवाह नहीं है, कराची में कोई अमलन तौर पर ये कुछ नहीं कर रहा है, मगर फिर कहते नहीं इनकी नीयत बहुत अच्छी है। आप भी कह रहे हैं पंजाब में करप्शन भी ज़्यादा हो गई है, पंजाब में गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, हम सामना नहीं कर सकते अपने वोटर सपोर्टर का, मगर नीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है। सब अवाम के हालात अमल से बदलेंगे, नीयत से तो नहीं बदलेंगे। और ये कैसी नीयत है कि 17 माह बाद आप कह रहे हैं अमल कोई नहीं है इनका, MQM भी कह रही है अमल कोई नहीं है। ये नीयत अमल में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही है? क्योंकि अमल से ही हालात बदलेंगे, नीयत से नहीं बदलेंगे। देखें, हम तो अपनी नीयत को दुरुस्त रखे हुए हैं ना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आम आदमी को डिलीवर करें, आम आदमी के मसाइल हल करें, ताकि जब भी हम इलेक्शन में जाएं तो सुरखरू होके जाएं, लोगों के अंदर पजीराई हमें मिले, इनको भी मिले, हमें भी मिले। हमारा तो पिछला किया धरा जो हमने अपनी हुकूमत के दौरान किया, लोग आज तक हमारे कामों पे अप्रिशिएट करते हैं, तारीफें करते हैं, वो भी कहीं जो है उसको भी नुकसान ना, हमारी शोहरत को नुकसान ना पहुंच जाए, वो अप्रिसिएशन खत्म होती जा रही है। लोग अब हमें गिला करना शुरू कर गए हैं, क्यों बैठे हुए हैं आप इनके साथ, जब ये डिलीवर नहीं कर रहे तो हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये आम आदमी भी कर रहा है। इसलिए हम फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि ये डिलीवरी की तरफ आए, अवाम के मसाइल हल करें, ये हमारा मसला बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सारी की सारी बातें हुकूमत पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर उनके अपने इत्तेहादी कर रहे हैं। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट आज हुई है, वो मामला भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। नैब ने आज 2 बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ जहां नैब ने वजीर आजम के करीबी दोस्त और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ अपनी इंक्वायरी बंद कर दी है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की आला क़यादत के खिलाफ नए रेफरेंसेस की मंजूरी भी दे दी। और ये रेफरेंसेस किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि 2 साबिक वज़ीर आज़म और 1 साबिक सदर के खिलाफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। एक दिन में नैब की तरफ से ये 2 बड़े फैसले सामने आए हैं, मगर मामला सिर्फ रेफरेंस की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पहली बार जाली अकाउंट्स केस में नवाज शरीफ का नाम सामने आया है। और अब नवाज शरीफ के खिलाफ भी जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर होगा, यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत के बाद अब नैब जाली अकाउंट्स केस में नून लीग की आला क़यादत को भी मुश्किलात का इस वक्त शिकार करेगा, मुश्किलात का सामना होगा। ये तमाम तफसीलात आज नैब ने अपने एलामिये में बताई हैं। नैब के एलामिये के मुताबिक नैब चेयरमैन की सदारत में नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब के मुताबिक तीनों मुल्जिमान पर सरकारी तोशाखाने से कवायद व ज़वाबित के खिलाफ गाड़ियाँ और तहाइफ लेने का इल्ज़ाम है, जिससे कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचा। अब अहम बात यह है कि नैब की बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब की सदारत में इजलास हो, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आए, 2 साबिक वज़ीर आज़म और 1 साबिक सदर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो और उसके में यह कहा जाए कि तोशा खान केस को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, मगर जो कहा जाए कि भारी नुकसान पहुंचाया उसका अमाउंट तक ना बताया जाए। इसमें आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम पहले लगा था कि उन्होंने तोहफे में मिली गाड़ियों की ड्यूटी की रकम जाली अकाउंट से अदा की, और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने एक समरी के जरिए इन गाड़ियों को की असल कीमत का 15% अदा करने पर ये गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी को दे दी, जबकि कवानीन के मुताबिक ये गाड़ियाँ हुकूमती तहवील में होनी चाहिए थी। इस हवाले से JIT ने नैब को रेफरेंस दायर करने की सिफारिश भी की थी, और आज के रेफरेंस की मंजूरी को JIT की फाइंडिंग्स की रोशनी में देखा जा सकता है। लेकिन नवाज शरीफ इस केस में कैसे नामजद हुए, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जायजा लेने की जरूरत है। नैब पहले से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस मामले की तहकीकात कर रहा था, लेकिन जुलाई 2019 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नैब ने तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक नवाज शरीफ से तहकीकात की इजाज़त मांगी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में नवाज शरीफ को एक मर्सिडीज़ गाड़ी दी थी, और 2008 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह गाड़ी नवाज शरीफ को 6 लाख रुपए में वापस कर दी थी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि तोहफे में मिली गाड़ियाँ सदर और वज़ीर आज़म अपने पास नहीं रख सकते। यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर कानूनी तौर पर यह गाड़ियाँ फराहम की, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने नैब को नवाज शरीफ से तहकीकात की इजाज़त दी, और फिर नैब की 3 रुकनी टीम ने जुलाई 2019 को नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 1 घंटे तक सवालात भी किए। यानी ये मामला चल रहे थे, और अब बाकायदा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। मगर सवाल ये उठता है कि आसिफ जरदारी पर तो उन गाड़ियों के लिए जाली अकाउंट से अदायगी का इल्ज़ाम है, इसलिए जाली अकाउंट्स केस में उनके खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, मगर नवाज शरीफ के खिलाफ अब तक जाली अकाउंट से अदायगी का कोई मामला नैब ने सामने नहीं रखा, तो उनके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस की मंजूरी कैसे हुई है, जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा गया है।
इस हवाले से तफसीलात आना बाकी है। मामला जो भी है, वाज़ेह तौर पर यह तासुर उभर रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस में एक बार फिर से तेजी आ गई, जबकि हुकूमती अराकीन के खिलाफ केसेस और इंक्वायरीज बंद हो रही हैं। जो पहले से केसेस थे उनमें कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले नंदीपुर केस में बाबर रहमान की बरियत हुई, अब वज़ीर आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी भी नैब ने बंद कर दी है। आज नैब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक जुल्फी बुखारी के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद की गई है। अब अहम बात यह है कि जुल्फी बुखारी का नाम ऑफशोर कंपनियों के बाइस पनामा लीक्स में आया था और कि जुल्फी बुखारी की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिस पर नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। मार्च 2018 को किया। तकरीबन 2 साल तक नैब उनके खिलाफ तहकीकात करती रही। इस दौरान नैब ने जुल्फी बुखारी को 6 बार, उनके वालिद को 2 बार तलब किया। जुल्फी बुखारी 2 बार नैब के सामने पेश हुए। बाद में नैब की दरख्वास्त पर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इस पाबंदी के बावजूद इलेक्शन से पहले वो वन टाइम परमिशन पर, एक दफ़ा परमिशन मिलने पर इमरान खान के साथ सऊदी अरब चले गए। अचानक उनका नाम निकला, ये एक अलग कंट्रोवर्सी बनी। और अहम बात यह है कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ तहकीकात के दौरान नैब की जानिब से ये शिकायत भी सामने आई कि वो तहकीकात में ताबुन नहीं कर रहे हैं। ये बात नैब ने हाई कोर्ट को भी बताई। फिर जुल्फी बुखारी की नैब प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आई, जिसकी वो तरदीद करते रहे, लेकिन इन खबरों के बाद नैब प्रोसिक्यूटर का इस्तीफा सामने आ गया और अब जाकर नैब ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ अपनी तहकीकात बंद कर दी है, जबकि जुल्फी बुखारी इसकी पेशन गोई पहले ही कर चुके हैं। जहाँ तक मेरा केस या जो इंक्वायरी है मेरी, वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह अगर मदद करे इसमें, मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत जल्द वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि इंशाल्लाह जो भी उनको चाहिए मैं जहाँ तक आपने खान साहब की बात पूछी थी कि मेरी वजह से खान साहब को कोई टेंशन है, अब मुझे लगता है आप लोग भी खान साहब को अब तक जान गए हो कि टेंशन उतनी आसानी से नहीं ले सकते, तो कि मेरे कोई नैब के केसेस उनको कोई टेंशन हो जाएगी। अब जुल्फी बुखारी के इस बयान को तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं और आज वाकई नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी अदम सबूत की बुनियाद पर बंद कर दी, जबकि हुकूमत के दीगर अराकीन जिन पर करप्शन और बदगुमानी के इल्ज़ाम हैं उनके खिलाफ भी केसेस आगे नहीं बढ़े। आज के इजलास के बाद ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिन केसेस के हवाले से नैब पर मुसलसल तनकीद हो रही है। चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि रेफरेंसेस तैयार हैं, कभी अदालत पर डालते हैं, कभी दूसरे मामला, जिसकी वजह से तनकीद होती है कि आप स्टे ऑर्डर खाली कराने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। मगर उसके बावजूद आज 2 साबिक वज़ीर आज़म, 1 साबिक सदर के खिलाफ बाकायदा तौर पर रेफरेंस की मंजूरी हुई है और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के खिलाफ इंक्वायरी बंद हुई है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? शाहजेब जब से मुआवन खसूसी बने हैं ज़ुल्फ़िकार बुखारी, उसके बाद से तो ना उनको समन किया गया है, ना उसके वालिद को किया गया था और उन्होंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। मैं आपको ये बताऊं कि मार्च में इसकी तहकीकात शुरू हुई थी 2018 में और पहले 6 महीने में सितंबर 2018 तक बड़ी बरक रफ्तारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। नैब की टीम ने तमाम तर उसकी 6 जो ऑफशोर कंपनी थी उनका डेटा हासिल कर लिया था, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी ले ली थी, जिनमें काफ़ी तफसीलात हमारे पास भी हासिल हैं जो मैंने देखी हैं, जिसमें काफ़ी उसकी इन्वेस्टमेंट सामने नज़र आती है। 6 महीने के बाद उसको इस 6 दफ़ा बुलाया गया था, जिसमें 2 बार ज़ुल्फ़िकार बुखारी पेश भी हुए थे नैब के सामने और 2 बार उसके वालिद को बुलाया गया था। उसके वालिद एक दफ़ा पेश हुए थे, उससे गैमन पाकिस्तान के बारे में जो एक कंपनी है यहाँ पर इंजीनियरिंग, उससे सवालात किए गए थे, तमाम इनसे रिकॉर्ड मांगा गया था। लेकिन जब उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे रखा गया, नैब ने ही रखवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया। उसके बाद नैब ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन जो टीम है उसने बताया था बाकायदा तौर पर कि इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़ुल्फ़िकार बुखारी उसके साथ ताउन नहीं कर रहे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने रिज़ाइन कर दिया। ज़ुल्फ़िकार बुखारी जो है वो मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म के बन गए सितंबर 2018 में। उसके बाद नैब ने उन्हें एक बार बुलाया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो नैब की तहकीकाती टीम थी उसने ये फैसला किया कि यूके जाना है, वहाँ पर तमाम इदारों से मिलकर इन 6 ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में तमाम डिटेल लेनी है और बिलखसूस 2 कंपनियाँ बड़ी अहम हैं जिस पर नैब तहकीकात करता रहा है। उसमें के फैक्टर है, एक ब्रॉडबेरी और इस तरह से कुछ और उसकी कंपनीज़ हैं जिसकी तफसीलात वो लेना चाहते थे। लेकिन नैब की जो हमारे ज़राए का बताना है, नैब के कुछ ऑफिसर से मेरी बात हुई है जिसमें 2 विंग थी, उनकी ओपिनियन उस पर तकसीम थी। एक विंग ये
चाहती थी कि नैब की तहकीकाती टीम को यूके जाना चाहिए, तमाम तफसीलात और लेनी चाहिए वहाँ से, जबकि दूसरी जो विंग थी वो ये समझती थी कि इस केस को परसू नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 13 महीने पिछला जो अरसा है इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जो हमारे ज़राए का बताना है। और नैब इस गुमगू में रहा है कि इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैब की तहकीकाती टीम लंदन तो जा नहीं सकी, या तो उन्होंने जानबूझ के भेजी नहीं है। इस तरीके से आज जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कोई खातिर खा सबूत ना मिलने की वजह से इस इंक्वायरी को 2 साल बाद बंद किया जा रहा है। और मेरी वाजिद बुखारी से भी बात हुई है कि उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि कुछ इस तरह से नैब के जो लोग बता रहे थे कि शायद इन्वेस्टिगेशन को सही परसू नहीं किया गया है, या तो कोई प्रेशर था, उस पर सवालात उठ रहे थे। उनका ये बताना था कि हमने नैब को ताउन किया है पूरी तरीके से, अब नैब की मर्ज़ी है इस केस को परसू करे या ना करे। हमने तमाम तर चीज़ें उनको मुहैया करा दी थी और अब उन्होंने ये इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है, तो उन्होंने इसको वेलकम किया। बहुत शुक्रिया अदद गिचकोरी। तफसीलात बता रहे थे अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेज़ी, हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ पहले ही तेज़ नहीं थी, इंक्वायरियाँ बंद हो रही हैं। आज भी ऐसी कोई रेफरेंस, कोई कार्रवाई का नैब की तरफ से एलामिया सामने नहीं आया, सिर्फ इस इंक्वायरी के बंद होने का एलामिया सामने आया। जब वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब तो उन्होंने एहतसाब के अमल के हवाले से कौम से क्या वादा किया था? हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।